आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक्स है वो है स्क्रू जैक। ठीक है। सिलेबस में हम लोग को स्क्रू जैक क्या है और उसका डिजाइन कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि स्क्रू जैक के बारे में हम जब जानेंगे तो ये इसका बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और इस पर ये लोड को रेज या लोअर करता है ना, तो वो जैक फेल ना कर जाए, है ना। इसके लिए जो है हम लोग उसकी प्रॉपर डिजाइन करते हैं। हर पार्ट्स को जो है उससे उसको सेव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्क्रू जैक क्या है। ये बहुत ही हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसकी काफ़ी यूज करते हैं और हम देखते रहे, जो नहीं भी यूज करता है तो इसका यूज हम लोग देखते रहते हैं, है ना। तो स्क्रू जैक पूछेगा कि क्या है, तो कहेंगे कि स्क्रू जैक एक क्या है, सिंपल मशीन है। सिंपल मशीन और एक कंपाउंड मशीन होता है, उसमें अंतर क्या होता है कि सिंपल मशीन हम उस टाइप के मशीन को कहते हैं जिसमें हमको कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, जैसे कि कोई फ्यूल बर्न करा के या किसी प्राइम मूवर मतलब जो चलती है ना, वो सब हमारा एक कंपाउंड मशीन या एक्सटर्नल मशीन हो गया। जैसे आईसी इंजन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ये सब क्या है, वो एक्सटर्नल मशीन है। वो सिंपल मशीन में नहीं आता है। सिंपल मशीन में है कि इसमें हम लोग थोड़ा बहुत अपना एफर्ट लगाते हैं और ये हमको मैकेनिकल एडवांटेज काफी देता है और इससे हम अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो स्क्रू जैक भी क्या है, एक टाइप है किसका, तो सिंपल मशीन का, जिसका हम वाइडली यूज करते हैं किस लिए, तो लिफ्टिंग हैवी लोड, कोई किसी हैवी लोड को उठाने के लिए, है ना। या कोई उठा हुआ लोड है तो उसको लोअर करने के लिए। तो मेनली वर्क है स्क्रू जैक का कि हम किसी हैवी लोड को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं थ्रू ए शॉर्ट डिस्टेंस। ये थोड़ा सा डिस्टेंस को हम रेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाइट रेज करने के लिए हम स्क्रू जैक का यूज नहीं करते, है ना। हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा लोड को लिफ्ट करते हैं अपने प्लेस से। और इस लिफ्ट करने के दौरान हम लोग जो है स्मॉल एफर्ट इसके ऊपर लगाते हैं। इसके पास एक हैंडल होता है, जिस हैंडल पर हम लोग, ठीक है, या हम लोग यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं थोड़ा सा, तो वो काफी हैवी लोड उठ जाती है। तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि मैकेनिकल एडवांटेज इसका क्या है, काफी ज्यादा है। तब तो हम लोग इसमें स्मॉल एफर्ट जो है वो हैवी लोड को रेज करता है। ऐसे स्क्रू जैक जो है वो हमारा दो तरह का होता है। एक एक हमारा होता है मैकेनिकल मैकेनिकल स्क्रू जैक, और मैकेनिकल जैक भी सिंपल कहा जाता है मैकेनिकल जैक, और एक होता है हाइड्रोलिक जैक। ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है कि अगर स्क्रू जैक का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, यानी कि उसका जो पूरी बनावट है, एज ए मैकेनिकल एलिमेंट्स के थ्रू बना हुआ है, और जिसको हम ऑपरेट करने के लिए हम ह्यूमन हैंड की जरूरत होती है, या हम लोग अपनी पावर लगाते हैं या कोई मैकेनिकल पावर इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैटेगरी में आता है। वैसा स्क्रू जैक मैकेनिकल जैक कहलाता है ना। और वही दूसरी तरफ अगर पूरा स्क्रू जैक को ऑपरेट करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, हाइड्रोलिक सिस्टम जो कि फ्लूइड पे वर्क करता है, फ्लूइड का इसमें सिलेंडर पिस्टन लगा हुआ रहता है ना। और उसमें इसको ऑपरेट करने के लिए ऑयल जो होती है, ऑयल एक क्या है, फ्लूइड है। तो सिलेंडर पिस्टन का सेटअप होता है, उसमें ऑयल को फ्लूइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और उसी से हम लोग एफर्ट लगाते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से हम लोग उसके ऊपर एफर्ट लगाते हैं, तब जाके वो हैवी लोड को वो रेज करता है। तो इस प्रकार के जैक को हम हाइड्रोलिक जैक कहते हैं। आज इसमें हम मैनुअली हैंड से या कोई मैकेनिकल डिवाइस से या सिंपल मशीन से हम जैक के ऊपर एफर्ट लगाते हैं, तो वो मैकेनिकल जैक के होता है। ठीक है। तो ये दो मोस्ट कॉमन हाइड्रोलिक जैक है ना। तो हाइड्रोलिक जैक खास करके जहां पर बहुत हैवी लोड होता है, तो फिर हम हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारा
क्रेन वगैरह होता है ना, उस सब में लोड लिफ्टिंग काफी ज्यादा होती है, तो वहां पर हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज किया जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत लोड के लिए मतलब कंपैरेटिवली मैकेनिकल जैक जो होती है वो, इसमें चूंकि हम लोग को मैनुअली लगाना पड़ता है, तो ये बहुत ज्यादा हैवी लोड के लिए नहीं है मैकेनिकल जैक, है ना। इसका कह रहा है कि मोस्ट एप्लीकेशन जो है हम लोग खास करके देखते हैं कि स्क्रू जैक का इस्तेमाल जो है, जो व्हीकल्स को है ना, कार बस ये सब को जो ठीक करने वाला मैकेनिस्ट होता है, उसके पास वो अपने पास स्क्रू जैक रखता है ना। और वो जिस समय भी कोई कार बस या ट्रक खराब होती है तो वो स्क्रू जैक लेके आता है और उस कार बस के शाफ्ट के ऊपर जैक को फिक्स करता है और उस व्हीकल को क्या कर देता है, उठा देता है, लोड रेज कर देता है, और फिर वो उसका आसानी से, मान लीजिए उसका कोई व्हील पंचर हो गया है ना, या उसका टायर ट्यूब बदलना है, तो इस प्रकार से वहां पर स्क्रू जैक से उसको रेज कर दिया, और फिर उसमें जो भी खामियां हैं, यानी उसका व्हील चेंज करना या उसका ट्यूब टायर चेंज करना या उसका पंचर बनाना है ना, या फिर कोई और ऑपरेटिंग चीज खराब है तो उसको ठीक करना, तो ये सब वो मैकेनिस्ट जो है ये सब करने के लिए स्क्रू जैक का इस्तेमाल करता है, और वो व्हीकल को अपना रेज कर दिया और तब वो आसानी से उसका रिपेयरिंग करता है। तो ये मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है किसका, स्क्रू जैक का। स्क्रू जैक का कंस्ट्रक्शन, इसमें कैसा होता है, स्क्रू जैक दिखने में कैसा होता है ना। इसका अगर हम लोग यहाँ पर फिगर एक देखना चाहें तो स्क्रू जैक का ये है हमारा एक स्क्रू जैक का फिगर है ना, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि स्क्रू जैक में एक कोनिकल शेप का है ना, यानी इसको हम लोग कहते हैं कि एज एक फ्रस्टम है ना, ये एक फ्रस्टम है शेप का, ये एक बेसमेंट होता है ना। और इसी बेसमेंट में यहाँ पर जो है कुछ पार्ट में इसका थ्रीडेड पार्ट होता है, और इस थ्रीडेड पार्ट में ही हमारा स्क्रू जो है, ये स्क्रू यहाँ पर इतना ही लंबाई का दिख रहा है, लेकिन बेसिकली ये अंदर तक है, काफी लंबा सा इसमें क्या है, स्क्रू है ना। स्क्रू के ऊपर जो है इसमें जनरली जो थ्रेड रहता है वो स्क्वायर थ्रेड होता है। इसमें कौन सा थ्रेड यूज, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि स्क्रू जैक में कौन सा थ्रेड यूज होता है, तो हम कहेंगे स्क्वायर थ्रेड होता है। कारण क्या है, तो स्क्वायर थ्रेड में साइड थ्रस्ट नहीं होता है, इस पे लोड का रेज करना और लोअर करना आसानी होता है। हालांकि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ट्रेपेजॉइडल से लोअर होता है और इफिशियंसी इसकी हाई होती है स्क्वायर का, है ना, लेकिन फिर भी इसमें साइड थ्रस्ट नहीं होने के कारण ये सुटेबल होता है स्क्रू जैक के लिए। तो इसमें स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू होती है, नट होता है यहाँ पर। ये तो सिंपल स्क्रू जैक दिखाया गया। कुछ स्क्रू जैक ऐसा होता है जो यहाँ पर अलग से एक नट के साथ जो है कॉलर लगा हुआ रहता है ना। तो वो भी होता है। यहाँ पर ये जो है हैंडल है उसका, यहाँ पर ये हैंडल है, इसी हैंडल को हम लोग दोनों हाथ से पकड़ के इसको रोटेट करवाते हैं अपने ही एक्सिस पर। इसको हम सिंपल सा क्या देते हैं, रोटेशन देते हैं, यानी यही इसी को जो हम रोटेशन देते हैं यही पर हमारा क्या लगता है, टॉर्क लगता है ना। इसी हैंडल पर हम टॉर्क लगाते हैं, यानी हमारे द्वारा जो लगाया गया एफर्ट है वो इसी हैंडल पे होता है। ये हैंडल जो है बेसिकली एक हेड पर ये माउंटेड रहता है, और हेड के ऊपर एक कप जैसा लगा हुआ रहता है जिसके ऊपर ये लोड जो है, जो भी व्हीकल का शाफ्ट है या जो जिस चीज को भी हमें रेज करना है वो इसके कप के ऊपर हम लोड को एक्ट होने देते हैं, ठीक है। और फिर तब यहाँ पर हम लोग हैंडल के ऊपर हम लोग अपना एफर्ट या टॉर्क लगाते हैं, और ये हैंडल जब ये रोटेट करता है तो ये स्क्रू जो है यहाँ पर नट जो लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर नट या तो अलग से भी लगा हुआ रहता है या सिंपल जो ये फ्रस्टम बेस है
इसी बेस में जो है से इंटरनल थ्रेड कटा हुआ रहता है। तो इसी में स्क्रू जो है इसी फ्रस्टम के थ्रेडेड पार्ट में, इसमें इंटरनल थ्रेड है इसीलिए बाहर से नहीं दिख रहा है, और स्क्रू का तो और एक्सटर्नल थ्रेड है जो हमें दिख रहा है। तो ये दोनों ही थ्रेड एक दूसरे के ऊपर यहाँ क्या करता है, मेशिंग में होती है, कांटेक्ट में होता है, और वो उसको स्लिपिंग को रोकता है। जो जब हम इस पर लोड लगाएंगे तो ये स्क्रू डाउनवर्ड जाना, मतलब इसका नेचुरल फेनोमेना क्या होगा, रिएक्शन के कारण ये स्क्रू डाउनवर्ड मूव करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर जो दोनों थ्रेडेड पार्ट जो यहाँ पर कांटेक्ट में है वो उसको रेजिस्टेंस पैदा करेगा, और वो लोड को क्या करेगा, अपने प्लेस पर थामे रहेगा, है ना। तो स्क्रू जैक है, तो इसमें भी जो थ्रेडेड जनरली यूज होता है वो हमारा सिंगल स्टार्ट थ्रेड यूज होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, नहीं तो कंपटीशन सब में ये सब पूछता है। ठीक है, इसमें सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है, स्क्वायर थ्रेड होता है, उसके बाद हम लोग ये दो चीज हो गया मोस्ट कॉमन है, सिंगल स्टार्ट और स्क्वायर थ्रेड हो गया, है ना। ये हो गया हमारा स्क्रू जैक का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम लोग आते हैं यहाँ पर डिजाइन ऑफ स्क्रू जैक। स्क्रू जैक का हम डिजाइन कैसे करेंगे कि ये स्क्रू जैक हमारा लोड को लिफ्ट करने में सक्षम हो, है ना। उसके लिए इसके पार्ट का में कौन से पार्ट में किस प्रकार का स्ट्रेस आएगा, उसकी डायमेंशन हम लोग क्या रखेंगे, है ना, वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्क्रू जैक में जनरली कौन कौन से पार्ट्स कौन कौन से होता है। तो सबसे पहला पार्ट्स जो है यहाँ पर है कि सब स्क्रू, है ना। स्क्रू जैक है तो सबसे पहला पार्ट क्या है, स्क्रू। ठीक है, ये एक स्क्रू स्पिंडल जैसा, मतलब ये लंबा सा एक स्क्रू है स्पिंडल जैसा, इसी पर अपना थ्रेडेड जो है यहाँ पर बना हुआ है ना। एक चीज और बताना भूल गए कि स्क्रू जैक का जो यहाँ पर थ्रेड जो होता है इसके पास सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या चीज होता है, सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है ना, ताकि इसको जिस पोजीशन पर ही हम लोग रेज करके छोड़ देंगे वो उसी पोजीशन पर वो बनाए रखेगा, है ना। तो सेल्फ लॉकिंग कहलाता है। अगर ऐसा हुआ कि हम इसको लोड को रेज किए, ठीक है, और रेज करके हम छोड़ दिए, तो वो लोड खुद से अगर लोअर मतलब हो गया कि स्क्रू को रोटेट करवा के बैक डायरेक्शन में रोटेट करवा के और लोअर हो गया, तो वही प्रॉपर्टी ओवरहॉलिंग कहलाती है। तो स्क्रू जैक में जो प्रॉपर्टी होता है स्क्रू थ्रेड का, वो सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी यूज होती है, ताकि जिस प्लेस पर हम इसको प्लेस कर देंगे वो अपने ही प्लेस पे रहेगा। तो इसमें पार्ट्स कौन कौन सा है, तो सबसे पहला पार्ट एक स्क्रू होता है स्पिंडल का, जिस पर स्क्वायर थ्रेडेड होती है। दूसरा पार्ट जो है इसमें नट एंड कॉलर, नट एंड कॉलर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम फिगर भी बनाए हुए हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ से ये पार्ट, ये नट जो है ये नट कहलाता है, और नट का ही ये एक्स्ट्रा जो बढ़ा हुआ ये हिस्सा है यहाँ पर, इधर भी और इधर भी। नट तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे है, ये हो गया नट, ये नट हो गया, ये हो गया नट, और ये उसका कॉलर कहलाता है। नट का ही क्या है, ये कॉलर है। ठीक है, और ये तो बेस है जो फ्रस्टम जैसा शेप है, और ये उसका हैंडल हो गया, है ना, हैंडल हो गया। और ये हैंडल जिस में फिक्स है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, ये हेड हो गया। और उसके बाद ये कप, एक कप लगा हुआ रहता है ताकि जो इस पर लोड को रखने में आसानी हो। अभी जो हम लोग फिगर देखें तो इसमें क्या है, कप बहुत छोटा है। यहाँ पर देखिए ये छोटा सा एक कप है। तो मान लीजिए कि यहाँ जिस लोड को उठा रहे हो उसका साइज अगर स्मॉल है तो फिर इसको हम यूज कर लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर एक बड़ा सा ऐसा कप जैसा लगा हुआ रहता है जिस पर आसानी होता है लोड को रखने के लिए, है ना। तो एक कप होता है इसमें जिस पर हम लोड को एक्ट करवाते हैं। तो ये हो गया हेड, ये हो गया हैंडल, है ना, और ये हमारा स्क्रू हो गया,
और ये उसका बेसमेंट हो गया, बेस जो भी है फ्रस्टम शेप का है वो हो गया, ये नट हो गया, कॉलर हो गया। तो यही सब इसका क्या है, बेसिक पार्ट्स है। तो स्क्रू हो गया, नट कॉलर हो गया, एक हेड होता है जो टॉप ऑफ द स्क्रू स्पिंडल पे होती है जिसमें हैंडल लगा हुआ रहता है। चौथा जो है एक कप है जिस पर हम लोग लोड एक्ट करते हैं। और पांचवा है बॉडी ऑफ द स्क्रू जैक। अब स्क्रू जैक को मतलब पूरा सेटअप को एक रखने वाला एक क्या है, बॉडी है, जिसके अंदर पूरा सिस्टम जो है वो स्क्रू नट कॉलर ये सब जो है पूरे अंदर में लगा हुआ है, तो वो उसका बॉडी के अंदर है। अब हम लोग डिजाइन करने जाते हैं तो इन सब पार्ट्स को हमें जब इसके ऊपर लोड लगेगा तो सारे पार्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ क्या आएगा, इफेक्ट आएगा, है ना। तो ये पार्ट्स हमारा फेल ना कर जाए, यानी कि उसमें हम लोग लोड जब एक्ट करें तो ये इसमें से अगर एक भी पार्ट्स अगर फेल करता है, टूटता है, तो पूरा स्क्रू जैक का जो सिस्टम है वो यूजलेस हो जाएगा, है ना। इसीलिए कोई भी पार्ट्स इसमें फेल ना करे, तो इसी का हम डिजाइन करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप है इसमें। तो अगर हम लोग इसकी प्रॉपरली अगर साथ देखने जाएंगे कि किस पार्ट में कौन कौन सा स्ट्रेस है, तो इसमें बहुत सारा स्ट्रेस आएगा, है ना। और बहुत सारा इसमें मतलब पार्ट्स ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग आसानी भाषा में आसान से जो जिस स्ट्रेस जो मेन स्ट्रेस है जिसके कारण वो फेल करने की चांस उसकी ज्यादा है, हम उसी को कंसीडर करेंगे। और उस पे डिजाइन अगर सेफ हो गया तो स्वाभाविक है कि और स्ट्रेस सब जो लाइटली है उसके उससे तो वो सेफ रहेगा ही रहेगा, है ना। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर सिंबल देख लेते हैं कि स्क्रू जैक में हम कौन कौन से सिंबल का इस्तेमाल किए हैं। तो स्क्रू के लिए जैसे कि स्क्रू में एक स्क्रू जो थ्रेडेड पार्ट है उसके पास दो डायमेंशन है। एक एक डायमेंशन डीसी है जो स्क्रू का सिलिंड्रिकल हिस्सा है, सिर्फ क्या है, स्क्रू का सिलिंड्रिकल हिस्सा है जिसको हम कोर डायमीटर कहते हैं। और एक पूरा हम लोग थ्रेड ले लेते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड, जिसको हम नॉमिनल डायमीटर कहते हैं। तो ये पहले भी हम बता चुके हैं, कोर डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर। तो यहाँ पर कोर डायमीटर को हम डीसी से डिनोट करते हैं और स्क्रू के नॉमिनल डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, है ना। नॉमिनल डायमीटर आउटर मोस्ट डायमीटर हुआ स्क्रू का, और डीसी जो है कोर डायमीटर स्क्रू का इनर मोस्ट डायमीटर हुआ, ठीक है। इसके बाद स्क्रू में यही बस दो डायमेंशन है यहाँ पर। उसके बाद नट में आते हैं तो सेम चीज हो जाएगा नट में। अब ये होगा कि यहाँ पर नट में इंटरनल थ्रेड होता है, और हम बताए थे कि इंटरनल थ्रेड में इसका रूट का जो डायमीटर होता है वो लार्जर होता है और क्रेस्ट का डायमीटर छोटा होता है। तो ये नट है, नट का जो इसमें यहाँ पर डी नॉमिनल डायमीटर हो जाएगा स्क्रू का। स्क्रू का नॉमिनल डायमीटर मतलब स्क्रू का आउटर थ्रेड, स्क्रू का आउटर थ्रेड नट के इनर थ्रेड पे जाएगा। मतलब स्क्रू का क्रेस्ट जो होता है वो नट के रूट में जाके मेश करता है, और नट का जो क्रेस्ट होता है वो स्क्रू के रूट में जाके मेश करता है, इस तरह का होता है। तो स्क्रू का जो नॉमिनल डायमीटर होगा वही नट का भी एक मतलब रूट का डायमीटर होगा, है ना। और नट के लिए एक और यहाँ पर D1 इस्तेमाल किए हैं। D1 तो ये पूरा आउटर हो गया, पूरे नट को लेकर के इसका क्या हो गया, आउटर डायमीटर D1 हो गया। D2 जो है, D2 ये कॉलर का आउटर डायमीटर हुआ, और D1 जो है कॉलर का इनर डायमीटर। कॉलर यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सटेंडेड पार्ट है ये कॉलर है। तो D2 आउटर डायमीटर कॉलर का और D1 इनर डायमीटर कॉलर का, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ D3 यहाँ पर हेड का डायमीटर है, ठीक है। ये किसका, हेड का
डायमीटर है, और h जो है यहाँ पर हेड का हाइट है, और ये सिंपल जो d हम इस्तेमाल किए हैं ये हैंडल का डायमीटर है, ये हैंडल का डायमीटर d है। और D4 तो यहाँ पर एक हेड का इनर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक पिन लगा हुआ रहेगा जिसके ऊपर ये कप जो है वो फिक्स रहता है। ये पिन जनरली जो हम यूज करते हैं ये पिन लूज होता है, यहाँ पर लूज फिटिंग होता है, टाइट फिटिंग नहीं, पिन, ताकि ये कप आसानी से इधर उधर मतलब अपने एक्सिस पे ये घूम सकता है, लेकिन एक्सियल मोशन नहीं करेगा। एक्सियल मोशन तभी करेगा जब यहाँ पर स्क्रू जो है ये ऊपर नीचे होगा, तो कप भी ऊपर नीचे होगा। ऐसे कप जो है अपने प्लेस पर चारों तरफ घूम सकता है। W इस पर क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, या जिस लोड को हम लिफ्ट करना चाह रहे हैं उसको हम W से यहाँ डिनोट किए। तो डिजाइन करने का जो हमारा यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि कोर डायमीटर निकालते हैं, किसका, स्क्रू का कोर डायमीटर निकालते हैं बाय कंसीडरिंग दैट द स्क्रू इज अंडर प्योर कंप्रेशन। हम जैसे स्क्रू का भी जब हम डिजाइन पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि स्क्रू के ऊपर 3 स्ट्रेस लगता था, एक लगता था क्रशिंग, एक लगता था टॉर्सनल शियर, ठीक है, एक क्या लगता था, टॉर्सनल शियर, और तीसरा लगता था ट्रांसवर्स शियर, ट्रांसवर्सल शियर। ये 3 तरह का स्ट्रेस लगता है किस पर, स्क्रू के ऊपर। तो हमको जब कोर डायमीटर निकालना है डीसी का मान, तो उसके लिए हम उसका प्योर कंप्रेशन में कंसीडर करेंगे स्क्रू का। तो हम मान लेते हैं कि सिग्मा सी यहाँ पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पर जो कॉम्प्रेसिव एरिया हो जाएगा वो π/4 DC स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो W बराबर यानी लोड बराबर हो जाएगा स्ट्रेस गुने एरिया, तो W बराबर सिग्मा सी इंटू π/4 DC स्क्वायर। यहाँ पर W का मान दिया रहेगा, सिग्मा सी दिया रहेगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू जो भी है हम लोग ले लेंगे, यानी कि जो भी अलाउेबल हमको देगा वो ले लेंगे। और W तो जिस लोड को हम उठा रहे हैं उसकी वैल्यू हो गई, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, DC का मान निकाल लेंगे। तो कोर डायमीटर को हम अंडर प्योर टॉर्सन में कंसीडर करके और स्क्रू का कोर डायमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि वैसे इसका कह रहा है कि स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन जो होता है स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू का, ये टेबल से में भी फिक्स होता है, लेकिन यहाँ हमको उतना टेबल की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से। सेकेंड स्टेप में जो है हम लोग पहले सेकेंड स्टेप में अब निकालते हैं कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द स्क्रू, है ना, एंड फाइंड द शियर स्ट्रेस ड्यू टू दिस टॉर्क, मतलब टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। जैसा कि हम बताएं कि स्क्रू के ऊपर जनरली 3 स्ट्रेस लगता है, क्रशिंग, टॉर्सनल शियर और ट्रांसवर्सल शियर। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, टॉर्सनल शियर। तो टॉर्सनल शियर में टॉर्क कितना लगता है, लोड टॉर्क हम लोग 2 चीज के लिए निकाले हैं, एक तो हम लोग लिफ्ट द लोड, ठीक है, और एक हम लोग निकाले हैं लोअर द लोड। तो स्वाभाविक है कि टॉर्क ज्यादा किस में लगेगा, लिफ्ट करने में ज्यादा टॉर्क लगेगा, लोअर करने में कम टॉर्क लगता है। ऐसे भी यहाँ पर 5 प्लस अल्फा लिफ्ट के लिए होता है और 5 माइनस अल्फा हो जाता है लोअर के लिए, तो लोअर का वैल्यू तो ऐसे भी कम ही है। तो हम मैक्सिमम को कंसीडर करते हैं कि लिफ्ट करने के लिए ज्यादा टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा WDm/2 10 5 प्लस अल्फा। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, टॉर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड। तो यहाँ से हम अब टॉर्सनल शियर स्ट्रेस निकालेंगे 16T/π/DC3, कोर डायमीटर है ये। तो यहाँ से टॉर्सनल शियर स्ट्रेस निकल गया। क्रशिंग शियर स्ट्रेस तो हम लोग पहले से ही निकाल ही चुके हैं फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि डीसी हमको दिया रहता है तो यहाँ से हम सिग्मा सी निकाल लेंगे, अगर नहीं, अगर सिग्मा सी दिया हुआ है तो डीसी निकाल लेंगे। तो ये 2 वैल्यू तो हमको यहाँ से पता चल गया। तो अब एक ही स्क्रू के ऊपर सिग्मा सी एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस है और टाउ जो है एक तरह का शियर स्ट्रेस है, एक ही स्क्रू है उसके ऊपर नॉर्मल भी लग रहा है और शियर भी लग रहा है। तो स्क्रू की डिजाइन हम लोग
अब थ्योरी ऑफ इलास्टिक फेल्योर पे चला जाएगा। तो जनरली स्क्रू हमारा डक्टाइल मटेरियल का बना हुआ रहता है। अगर हमको ब्रिटल मटेरियल है तब हम उसकी प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा सी बाई टू, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, अब प्लस रूट अंडर सिग्मा सी बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मैक्सिमम यानी सिग्मा वन का मान हो गया प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये हम यूज करेंगे किसके लिए, अगर हमारा स्क्रू ब्रिटल है तब। जनरली ये ब्रिटल होता नहीं है, ये होता है क्या, डक्टाइल मटेरियल का बना होता है स्क्रू। तो हम यूज करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की मान निकालेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा रूट अंडर सिग्मा सी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। तो यहाँ से टाउ मैक्स निकाल लेंगे और देख लेंगे कि ये टाउ मैक्स जो है उसके परमिसिबल से छोटा है कि नहीं है। अगर छोटा है तो फिर ये सेफ है। ठीक है, थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ स्टेप में आते हैं। अब फोर्थ स्टेप में हम लोग यहाँ पर हाइट ऑफ द नट निकालते हैं। तो हाइट ऑफ द नट निकालने के लिए हम उसके बियरिंग प्रेशर, जो स्क्रू का हम डिजाइन किए थे ऑन द बेसिस ऑफ वियर स्ट्रेंथ, जो डिजाइन किए थे उसको अब यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम देखिएगा वहां पर फॉर्मूला निकाले थे कि जो बियरिंग स्ट्रेंथ होता है वो बराबर हो गया W बाय पाई बाई 4 डी स्क्वायर नॉमिनल डायमीटर है ये, और ये DC कोर डायमीटर है। तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इंटू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड, ये क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड इन कॉन्टैक्ट, जितना नंबर ऑफ थ्रेड क्या हो कॉन्टैक्ट में हो। ऐसे भी यहाँ से देख सकते हैं कि ये नट है, यहाँ पर ये क्या है, इसको हम मिटा लेते हैं पहले। हाँ, ये हमारा नट है, यहाँ से ये नट हो गया। ठीक है, ये नट हो गया। तो नट का यहाँ पर जो एक्सटर्नल थ्रेड नट का जो रूट का थ्रेड होगा, यहाँ से ये नट का हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका रूट का डायमीटर। तो ये रूट का डायमीटर क्या है, नॉमिनल डायमीटर के बराबर है। यहाँ पर स्क्रू का नॉमिनल डायमीटर नट के रूट डायमीटर के बराबर है, और स्क्रू का जो कोर डायमीटर है वो नट के क्रेस्ट डायमीटर के बराबर है। तो DC हो गया। तो यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, तो बियरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा पाई बाई 4 डी का स्क्वायर अब माइनस DC का स्क्वायर। यही पार्ट जो है तो ओनली थ्रेडेड पार्ट है, और ये थ्रेड का एरिया हुआ, और ये तो एक थ्रेड का एरिया हुआ, उसको n से गुना कर देंगे। तो ये सारे थ्रेड जो कि स्क्रू और नट का जितना भी थ्रेड एक दूसरे के कांटेक्ट में है, वो सारा थ्रेड का बियरिंग एरिया आ जाएगा। तो बियरिंग स्ट्रेंथ वही हो जाएगा लोड बाय बियरिंग एरिया। इस तरह से यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, तो हाइट, यहाँ से हाइट हमको निकालना है ना। तो हाइट निकालने के लिए यहाँ पर हाइट ऑफ द नट जो होता है वो H बराबर N इंटू पी। पी क्या है, पिच है। तो जैसे कि ये दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस ही हमारा पिच होता है। अब जितना थ्रेड कांटेक्ट में है, यहाँ अगर N का मान अगर हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ से N इंटू पी जो है ये टोटल हाइट हो जाएगा। दो थ्रेड के बीच का गैप एक पी हुआ है ना। अगर मान लीजिए तीन थ्रेड है तो तीन थ्रेड में कितना हो जाएगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ तीन थ्रेड में नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट तो दो ही थ्रेड होगा, तो इसीलिए ये 2p हो जाएगा। इसी तरह 3p 4p जितना मतलब थ्रेड कॉन्टैक्ट में है उतना को हम पिच से गुना कर देंगे, वो हाइट ऑफ द नट निकल जाए। क्योंकि नट जो होता है उसमें जितना भी उसका हाइट होता है वो टोटल का टोटल थ्रेडेड ही रहता है नट में। इसके बाद जब हम लोग यहाँ से हाइट निकाल लेंगे नट का, तो अब हम लोग चेक करना है, पांचवा स्टेप में हमको चेक करना है कि स्क्रू और नट में जो ट्रांसवर्सल शियर स्ट्रेस है, क्योंकि अभी तक हम लोग टॉर्सनल शियर स्ट्रेस और क्रॉसिंग को चेक किए थे लेकिन ट्रांसवर्सल को नहीं किए थे। तो अब जितना भी डायमेंशन अब हम लोग यहाँ पर निकाले हैं उससे अब हम लोग चेक करेंगे कि ये ट्रांसवर्सल शियर भी उस सेफ कर रहा है कि नहीं। तो देखिएगा, हम ये भी फॉर्मूला निकाले थे लास्ट क्लास में, ट्रांसवर्सल शियर स्ट्रेस स्क्रू का और नट का। तो ट्रांसवर्सल शियर स्ट्रेस जो स्क्रू का होगा वो W बाय पाई DC एन टी। टी क्या है, तो थिकनेस
हो गया यहाँ पर, ठीक है। टूथ का मतलब थ्रेड का थिकनेस हो गया, तो थ्रेड का थिकनेस अगर पिच दिया हुआ है तो P/2 पूरा, मतलब एक थ्रेड दो थ्रेड के बीच का गैप पिच होता है, और आधा जो है उसका थ्रेड का थिकनेस होता है। ये टी क्या है, यहाँ पर टी जो है तो वो थ्रेड थिकनेस है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग चेक कर लेंगे कि ट्रांसवर्स शियर स्क्रू का ये भी परमिसिबल से अगर छोटा आ गया तो फिर ये सेफ हो गया। फिर हम लोग नट का चेक करेंगे, है ना, उसके भी अगर परमिसिबल से छोटा आ गया तो ये भी क्या है, सही है। तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, स्क्रू के ट्रांसवर्सल शियर स्ट्रेस में हम लोग कोर डाया यूज करते हैं, और नट के लिए यहाँ पर नॉमिनल डाया यूज करते हैं, क्योंकि स्क्रू का सिलिंड्रिकल पार्ट कोर होता है और नट का जो सिलिंड्रिकल पार्ट होता है उसका नॉमिनल होता है। तो इस दो फॉर्मूला से हम स्क्रू और नट में ट्रांसवर्सल शियर स्ट्रेस चेक कर लेंगे, और दोनों में अलाउेबल से देखेंगे, अगर लोअर है तो फिर सेफ है। इसके बाद हम लोग को डिजाइन ऑफ नट कॉलर, अब नट और कॉलर का डिजाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमको कॉलर के इनर डायमीटर निकालना है तो टीयरिंग स्ट्रेंथ से हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा क्या है, कॉलर है, इसको हम फिर से वापस मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट क्या है, इसका कॉलर पार्ट है, ये एक्सटेंडेड पार्ट, ये दिख रहा है रेक्टेंगुलर में लेकिन ये सर्कुलर है। तो इसका इनर डायमीटर यहाँ से ये D1 है, और ये पूरा आउटर जो है ये D2 है। तो इसको टियरिंग स्ट्रेंथ मतलब ये हो गया कि जब हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो हो सकता है कि ये कहीं पर मतलब ब्रेक ही कर जाए, ये टूट ही जाए, टीयर कर जाए, यानी टेंसाइल स्ट्रेस इस पर आ जाए, है ना। टेंसाइल स्ट्रेस के कारण ये क्या कर जाए, टीयर कर जाए। तो टीयर कर जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि इसका D1 हो गया आउटर डाया, और ये जो D हो गया ये इसका नॉमिनल डाया। तो इस पर टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर कि π/4 D1 का स्क्वायर, जो कि इसका इनर डायमीटर है कॉलर का, और D जो स्क्रू का नॉमिनल है, तो इंटू सिग्मा टी। वही आउटर डायमीटर अगर हमें निकालना है तो क्रशिंग स्ट्रेंथ से हम लोग इसकी आउटर डायमीटर को निकालते हैं। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो कॉलर का ये जो पार्ट है, कॉलर का यहाँ पर ये जो, जब इसके ऊपर यहाँ पर लोड लगेगा W, तो ये पार्ट जो है तो इतना हिस्सा, और ये इतना हिस्सा, ये एक्चुअली सर्कुलर में है, तो ये क्या होगा, ये भी इसके ऊपर कंप्रेशन लगाएगा। तो कंप्रेशन लगाएगा तो यहाँ पर क्या डेवलप करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेगा। ये कॉलर और ये जो बेस का जो सरफेस है ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, कंप्रेसिव लगेगा। तो देखिए इसका कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, D2 आउटर हो गया और D1 इसका इनर हो गया, है ना। तो यहाँ पर इसका जो आ जाएगा एरिया, तो π/4 D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर इंटू सिग्मा सी, ये क्या आ गया। तो यहाँ से हम D2 की मान निकाल सकते हैं। इसके बाद है कि सियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ नट कॉलर भी चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सियर भी लगेगा। अब देखिए नट हो सकता है कि नट हमारा ऐसे भी ये फेल कर जाए, कैसे, तो अगर इस पर यहाँ पर लोड लग रहा है W, ये लोड लग रहा है यहाँ पर W, तो ये हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ तक अगर इस तरह से सियर कर गया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, सियर कर गया, टूट गया, तो ये अलग हो जाएगा ये दोनों, और ये पूरा का पूरा असेंबली जो है तो नीचे बैठ जाएगा, है ना। ये सियर हो गया, तो ये इसका थिकनेस अगर हम लोग T1 मान लेते हैं, ये थिकनेस कॉलर का T1 है, तो यहाँ पर देखिए π/D1 इसका पेरीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर D1 है, तो π/D1 इसका क्या हो गया, पेरीमीटर, और T1 इसका थिकनेस, तो सियर एरिया क्या हो जाएगा, π/D1 T1। तो यहाँ पर सियरिंग स्ट्रेंथ π/D1 T1 जो है यहाँ पर क्या हो गया, सियर एरिया हो गया, और टाउ सियर स्ट्रेस हो गया, तो ये लोड के बराबर होना चाहिए। तो इसको भी हम चेक कर लेंगे कि सियरिंग स्ट्रेंथ जो है वो सही है कि नहीं। अगर ये
टाउ का मान दिया रहेगा तो यहाँ से T1 का मान हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद जो है एक डायमीटर D3 है, तो इसका एक एम्पिरिकल रिलेशन से निकाल लेते हैं 1.75D। ये D नॉमिनल डाया है और D4 का मान जो है हम D3/4 कर लेते हैं। और एक कप जो उसके ऊपर फिटेड है, कह रहा है कि एक पिन के साथ फिटेड है ना, वही पिन का डायमीटर जो है यहाँ D3/4 से हम निकाल लेते हैं। और पिन कहलाए कि ये लूज फिट होता है ताकि कप एडजस्ट कर ले। अब अगर कॉलर फ्रिक्शन निकालना है तो कॉलर फ्रिक्शन निकालने के लिए मतलब हम लोग यहाँ पर टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द टॉप ऑफ द स्क्रू, इस पर यानी कि कॉलर फ्रिक्शन का को पार करने के लिए हमको जो टॉर्क देना पड़ता है वो हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे, ये होता है म्यू डब्ल्यू आर इफेक्टिव। ठीक है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डब्ल्यू लोड और आर क्या है, ये मीन रेडियस है। तो इसमें दो तरीका है, एक यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, जब स्क्रू जैक न्यू हो तो यही आर बराबर हो जाता है 2/3 R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब बाय R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यही आर का मान अगर स्क्रू जैक पुराना है तो ये आर बराबर R1 प्लस R2/2। यही इसी को हम डायमीटर फॉर्म में लिख दिए हैं। तो जनरली हमारा स्क्रू जैक नया में तो मजबूत ही रहता है, पुराना में कमजोर होता है, तो इसीलिए जनरली हम लोग यूनिफॉर्म वियर थ्योरी ही यूज करते हैं। तो यहाँ से टॉर्क जो आ जाएगा उसका μW/4, यानी μW और आर के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा D1 प्लस D2/4। तो ये टॉर्क हो गया फ्रिक्शन को पार करने में। तो टोटल टॉर्क हमको कितना देना पड़ेगा, तो एक तो लोड को उठाने के लिए जो टॉर्क चाहिए T1, यानी टॉर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, और प्लस में टॉर्क रिक्वायर्ड टू मतलब जो कॉलर फ्रिक्शन को पार करने में। तो टोटल टॉर्क निकल गया। तो यहाँ से लेंथ ऑफ हैंडल जो होता है वो T/300, जनरली कहा जाता है कि एक आदमी जो है वो 300 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार से हम लेंथ ऑफ हैंडल निकाल लेते हैं। जितना बड़ा हैंडल रहेगा उतना कम हमको टॉर्क देना, उतना हमको कम एफर्ट देना पड़ता है। तो एक आदमी जनरली 300 न्यूटन लगाता है, तो इसीलिए टॉर्क टोटल लेंथ ऑफ हैंडल जो हो जाएगा वो टॉर्क/300। यहाँ से हम लेंथ निकाल लेंगे। अब डाया जो है, चूंकि यहाँ पर हैंडल को हम बेंड कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस लगेगा। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट बराबर हो जाएगा π/32 सिग्मा बी इंटू DQ। डी क्या है, हैंडल का डाया है। और हाइट ऑफ द हेड जो है H बराबर 2D। हम लोग यहाँ से D निकाल लेंगे और हाइट का मान जो है यहाँ से H बराबर 2D से हम हाइट ऑफ हेड फाइंड